नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में चुनावी समर शुरू हो चुका है। राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार खोल दिए हैं। साम दाम दंड भेद की नीति चरम पर है। मकसद एक ही है, चुनाव जीतना, सत्ता में आना। चुनावी तपीश से जुड़े हर एक पहलू से रूबरू कराने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं इलेक्शन डीएनए। इलेक्शन डीएनए की शुरुआत करते हैं जयपुर सीट के साथ। जयपुर की चुनावी जंग में परकोटे का ऐतिहासिक महत्व रहता है। ऐसा राजधानी में कहा जाता है, जिसने जीता परकोटा उसने चुनाव यहां पर जीत लिया, ऐसा माना जाता है। इतिहास के साथ हम आपको समझा रहे हैं। दरअसल पंडित नवल किशोर और महेश जोशी की जीत का यही कारण रहा था। परकोटे के अंदर बढ़ोतरी और वहां का साथ मिलना ही इन दोनों की जीत के पीछे का मुख्य कारण था। सिर्फ इतना ही नहीं, गिरधारी लाल भार्गव जब यहां से चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए भी परकोटा सदैव ताकत रहा है। यानी परकोटे की ताकत को जिसने साध लिया वो इस सीट को साध लेता है, ऐसा कहा जाता है। परकोटे को बीजेपी के प्रभाव क्षेत्र के तौर पर माना जाता है और यही कारण है कि कांग्रेस ने परकोटे की निवासी ज्योति खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। बीते चुनाव में परकोटे से रामचरण बोरा को रिकॉर्ड लीड मिली थी और यही वजह कि रामचरण बोरा देश के वो चौथे सांसद बने थे जिन्होंने रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जीत दर्ज की थी। वहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का 2014 में रिकॉर्ड जो है वो भी रामचरण बोरा के नाम है और शायद यही वजह कि परकोटे की रहने वाली ज्योति खंडेलवाल को यहां पर मैदान में उतारा गया, ताकि परकोटे का असर जो है, जहां बीजेपी का असर ज्यादा नजर आता है, वो असर कम होता नजर आए और जीत के लिए कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। बहरहाल अविनाश पांडे ने किया है, प्रदेश की जो समितियां बनी हुई हैं उनका विस्तार यहां पर किया है। पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा, विजय सारस्वत को समिति में शामिल किया गया है। वहीं अमित पूनिया को उप समिति में शामिल किया गया है। इसके अलावा संगीता गर्ग, जियाउर रहमान, मलियत को भी मीडिया पैनलिस्ट में जगह दी गई है। मलकियत को भी दरअसल मीडिया पैनल में जगह दी गई है। इसके अलावा सुरेश कटेवा को पब्लिसिटी पब्लिकेशन समिति में शामिल किया गया है। इसके अलावा सुरेंद्र दादरी, राजेंद्र शर्मा, अब्दुल हफीज जयपुरी, इसके अलावा शारदाकांत शर्मा, सुनील पारवानी, राकेश पीपाड़ा, विक्रम वाल्मीकि, सत्येंद्र भारद्वाज, कमलेश गोयल, महेंद्र राजौरिया को भी उप समिति में शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर अर्चना शर्मा को ने इसकी जानकारी दरअसल दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या दिया कुमारी को टिकट कहीं से मिलेगा। दिया कुमारी आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंची। प्रकाश जावड़ेकर से इस दौरान मुलाकात करती नजर आई। मदन लाल सैनी से भी मुलाकात यहां पर की है। दरअसल दिया कुमारी बीजेपी के नेता, विधानसभा चुनाव में उनको मैदान में नहीं उतारा गया। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि दिया कुमारी को लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। अब उनको लेकर 3 सीटों पर मंथन चल रहा था, या कहीं कि 3 सीटों से उनका नाम आ रहा था। टोंक सवाई माधोपुर से उनका नाम चल रहा था। इसके अलावा जयपुर शहर से उनका नाम चल रहा था। लेकिन दोनों ही जगह से बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद को दोबारा रिपीट किया। रामचरण बोहरा को जयपुर से और सुखबीर सिंह जोनापुरिया को टोंक सवाई माधोपुर से। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिया कुमारी को राजसमंद से टिकट दिया जा सकता है। तो क्या इस मुलाकात में ऐसे कोई संकेत यहां पर दिए गए हैं, और क्या इस मुलाकात के पीछे की रणनीति भी यही कि दिया कुमारी जानने पहुंची कि आखिर उनको कहां से मैदान में उतारा जा रहा है। बहरहाल ये कयास है, कुछ ही दिन में कहा जा सकता है कि अगले 1 या 2 दिन में ही ये तय हो जाएगा कि कौन कहां से मैदान में है, क्योंकि बाकी बची 6 सीटों पर भी जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन सुमित खंडेलवाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मदन लाल सैनी और मोहनलाल गुप्ता इस दौरान मौजूद रहे। दर्जनों समर्थकों के साथ सुमित खंडेलवाल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब जरा इससे इतर होकर गुजरात में बीजेपी की रणनीति क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल गुजरात में बीजेपी की चुनावी कमान ओम माथुर के पास है। पाटीदार वर्ग को साधने के लिए रणनीति का काम यहां पर वो कर रहे हैं। इस दौरान ओबीसी वोट में कांग्रेस ने सेंध लगाने का भी काम किया है। माथुर ने उनकी रणनीति को भेदने के लिए एक खास रणनीति बनाई है। करीब 17-18 पाटीदार बहुल्य सीटों के लिए ये विशेष रणनीति बनाई गई है। लेकिन
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सजगता और संवेदनशीलता यहां पर नजर आई। बिजली बचाने के लिए उन्होंने 1 घंटे अपने आवास की लाइटों को बंद कर दिया। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं। चुनावी तैयारी में कांग्रेस का सीए प्रकोष्ठ जुटा हुआ है। सभी लोकसभा सीट के लिए संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों का हिसाब किताब रखने में मदद ये करने वाले हैं। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विजय गर्ग ने नियुक्ति की है। जयपुर शहर में धनराज पारिक को संयोजक बनाया गया है। वहीं जयपुर ग्रामीण में विकास पारिक संयोजक बने हैं। इन सबसे इतर वैभव गहलोत ने चुनावी समर में उतरने के साथ ही जोधपुर की सियासत में उफान आ गया है। भले ही वैभव का ये पहला चुनाव है, लेकिन गहलोत परिवार के राजनीतिक मुख्यालय के तौर पर जोधपुर को जाना जाता है। वैभव के पिता अशोक गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा सीट से चुनकर ही विधायक बने और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। जोधपुर में विकास की कई सोपान उन्हीं की देन कहे जाते हैं। वहीं कांग्रेस के युवा चेहरे वैभव गहलोत के लिए ये नई पारी का आगाज है, लेकिन संसद में वो तभी पहुंचेंगे जब चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मुकाबला है बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से। ये रिपोर्ट देखिए। युवा कांग्रेस की सियासत में वैभव गहलोत ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। इसके बाद वो पीसीसी में आए और सबसे पहले नाथद्वारा से पीसीसी के सदस्य बने थे। उस समय डॉक्टर सीपी जोशी पीसीसी के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही वैभव को अपने गृह क्षेत्र नाथद्वारा से पीसीसी का सदस्य बनाया था। यूं कह सकते हैं कि वो नाथद्वारा से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए। इसके बाद वो सचिन पायलट की टीम में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बनाए गए। सबसे पहली कठिन चुनावी चुनौती मिली उन्हें धौलपुर में, जब उन्होंने उपचुनाव में चुनावी मैनेजमेंट संभाला। सरकार बीजेपी की थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वसुंधरा राजे थी। धौलपुर उनका गृह क्षेत्र है। वैभव ने कांग्रेस पार्टी के धौलपुर प्रभारी के नाते मोर्चा संभाला। ये वैभव का पहला टेस्ट था। हालांकि पार्टी चुनाव नहीं जीती, लेकिन वैभव गहलोत की संगठनात्मक दक्षता को सराहा गया। आगे चलकर वैभव गहलोत ने 2 लोकसभा उपचुनाव अजमेर और अलवर में भी काम किया। बाद में रामगढ़ चुनाव में मोर्चे पर तैनात रहे और कांग्रेस पार्टी को जिताने में योगदान दिया। रामगढ़ से चुनावी जीत में वैभव गहलोत की दक्षता की तारीफ हुई। खास बात ये रही कि वैभव गहलोत ने बतौर कार्यकर्ता ही कांग्रेस में अपनी शुरुआत की, नेता बनकर नहीं। कभी झलकने नहीं दिया कि वो कद्दावर नेता अशोक गहलोत के पुत्र हैं। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच वो उनके सखा के तौर पर नजर आए, तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के सामने एक राजनीतिक विद्यार्थी की तरह नजर आए। गहलोत पाठशाला से बढ़कर राजस्थान की कांग्रेस में दूसरी कोई पाठशाला नहीं कही जाती। इसके बावजूद वैभव ने सियासत को समझने के लिए डॉक्टर सीपी जोशी की अंगुली को थामा। डॉक्टर सीपी जोशी ने ही जिद करके पहली बार पीसीसी डेलीगेशन की सूची में उन्हें शामिल किया। बाद में डॉक्टर चंद्रभान और फिर सचिन पायलट के साथ काम करने का अवसर मिला। सचिन पायलट ने वैभव के लिए साफ कहा था कि उन्हें चुनावी अवसर मिलना चाहिए, वो चुनाव लड़ने के काबिल हैं। यही कारण है कि सचिन पायलट ने वैभव की टिकट में पैरवी की। वैभव गहलोत को जोधपुर के चुनावी समर में उतार दिया गया। पिता के चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने जोधपुर के चुनावों को करीब से देखा। बाल्यकाल से ही वैभव ने पिता को चुनाव लड़ते देखा और जोधपुर की गलियों की सियासत को भी समझा। वैभव गहलोत एक नए और युवा चेहरे के तौर पर जोधपुर के चुनावी समर में है और उनका मुकाबला है मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से। चुनाव भी करना चाहिए। जो नेता बनना चाहता है और जो उम्मीदवार होता है वो उनको खुद को दमखम के साथ उतरना चाहिए मैदान में, और मुझे यकीन है कि वो दमखम के साथ उतरेंगे। चुनाव भी करना चाहिए। जो नेता बनना चाहता है और जो उम्मीदवार होता है वो उनको खुद को दमखम के साथ उतरना चाहिए मैदान में, और मुझे यकीन है कि वो दमखम के साथ उतरेंगे। गजेंद्र शेखावत वैभव गहलोत आमने सामने। गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के जोधपुर से उम्मीदवार, मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, मजबूत पक्ष, मौजूदा सांसद, कुशल संगठनकर्ता, सोशल मीडिया में दक्ष, आरएसएस का साथ, जातीय समीकरण, राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। वैभव गहलोत कांग्रेस के जोधपुर से उम्मीदवार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र, पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव। मजबूत पक्ष, युवा चेहरा, मिलनसार व्यक्तित्व। जोधपुर में पहले कई चुनाव में चुनावी कार्य संभाला। पिता अशोक गहलोत रह चुके हैं जोधपुर से सांसद। जातीय समीकरण, माली वोट, ओबीसी वोट, खासतौर पर जाट और बिश्नोई परंपरागत तौर पर कांग्रेस के प्रति झुकाव के कारण माने जाते हैं। मुस्लिम और दलित यहाँ ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं वैभव के लिए। बेहद कम समय में गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बना ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजरों में चढ़ गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम चला और उन्हीं के कारण 72 दिनों तक बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पाया। यही कारण है कि बीजेपी की जोधपुर की आंतरिक राजनीति और गुटबाजी के बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी ने फिर से जोधपुर के समर में उतारा। इतना ही नहीं, जबकि जसवंत बिश्नोई भी
यहाँ बीजेपी टिकट के लिए बड़े दावेदार हैं। राजपूत कार्ड उनकी सियासी ताकत है और कांग्रेस वोट बैंक में सेंध लगाना उनके समक्ष चुनौती। दूसरी तरफ वैभव गहलोत बिल्कुल नए चेहरे और किसी से कोई पुराना सियासी गिला शिकवा नहीं है। चुनौती वैभव के सामने है कि उनके पिता के राज्य की राजनीति में आने और विधायक बनने के बाद से जोधपुर के लोकसभा सीट पर बीजेपी का निरंतर ग्राफ बढ़ा है। चंद्रेश कुमारी ने प्रभाव जरूर कम किया था, इतना ही नहीं उन्हें नरेंद्र मोदी के प्रभाव का भी सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण पिछले चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत को आसानी से जोधपुर में विजय प्राप्त हो गई थी। ये जरूर है कि जोधपुर की विजय प्राप्त करने के लिए उम्मेद भवन का रुख भी काफी अहम है। महाराज अगस्त सिंह का क्या सियासी संदेश होगा, इस पर भी यहाँ का चुनावी समीकरण टिका हुआ है। फर्स्ट इंडिया के लिए राजीव गौड़ के साथ योगेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस आला नेताओं की माने तो कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी और अंतिम सूची 2 अप्रैल को आ सकती है। बताया जाता है कि 6 सीटों को लेकर 2 अप्रैल को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में आयोजित होगी, जहां इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लगाने के बाद सूची जारी हो जाएगी। दूसरी सूची में बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेताओं को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रदेश के मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लंबी जद्दोजहद के बाद 19 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है। इन सीटों में राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, श्रीगंगानगर, झालावाड़ 12 और जयपुर ग्रामीण सीट है। बताया जाता है कि इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल ये रणनीति इन सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे बीजेपी के बड़े चेहरों को घेरने की है। झालावाड़ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र और यहाँ से लगातार 3 बार सांसद चुने गए दुष्यंत सिंह फिर से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण से पीएम मोदी के भरोसेमंद केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और गंगानगर से पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल हैं। इन तीनों बड़े चेहरों को घेरने के लिए दिल्ली में मंथन हुआ कि इनके सामने किन चेहरों को उतारा जाए। इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने पिछले तीनों दिनों गहन विचार विमर्श हो चुका है। जानकारों की माने तो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और सचिन पायलट की आज भी दिल्ली में कई वरिष्ठ नेताओं से इन सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई। पार्टी के जानकार सूत्रों की माने तो सभी 6 सीटों पर मजबूत और जिताऊ चेहरों को उतारने की चर्चा है, लेकिन खासकर इन तीनों सीटों पर बीजेपी के बड़े चेहरों को घेरने के लिए पार्टी भी अपने बड़े चेहरों को उतारने की तैयारी में है। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण सीट पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया को उतारने की चर्चा है। लालचंद कटारिया पूर्व में जयपुर ग्रामीण सीट से चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा जयपुर ग्रामीण से एक शहीद जवान की वीरांगना को भी उतारने पर कांग्रेस में मंथन चल रहा है। वहीं श्रीगंगानगर में निहाल चंद मेघवाल के सामने भी पार्टी अपने किसी बड़े दलित चेहरे को उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए प्रदेश के बाहर से एक बड़े दलित नेता का नाम भी चर्चा में चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के बड़े नेताओं को घेरने की कांग्रेस की रणनीति कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जनसंपर्क और प्रचार में ताकत झोंक दी। उन्होंने जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलनों में शिरकत की और बूथ मजबूत करने की पार्टी की मुहिम को आगे भी बढ़ाते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलनों में व्यस्त रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत भी साथ रहे। इन कार्यकर्ता सम्मेलनों में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपनी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि 5 साल में बदलते भारत का ट्रेलर दिखा, आगामी 5 सालों में पूरी फिल्म दिखाई देगी। देखिए, आज न केवल देश बल्कि विश्व भारत की प्रगति को देख रहा है। कुछ ईर्ष्या भी करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो मजबूत भारत के साथ खड़े होने को तैयार हैं। जब एक व्यक्ति मजबूत बनता है तो उसके साथ और लोग खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। अगर आप कमज़ोर रहते हो तो आपको लोग धिक्कारते हैं। ये वही भारत है जो 5 साल पहले था, लेकिन इस भारत की जो मजबूती है आज गांव-गांव तक, हर ढानी तक पहुंच रही है और विश्व के हर देश तक दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि आज भारत के साथ सभी देश खड़े होने को तैयार हैं। इस बदलते भारत की तस्वीर का ट्रेलर 5 साल में दिखा था, अब असली पिक्चर आगे होगी, जिसमें ये मजबूती देश का जो साधन है वो देश के नागरिकों तक पहुंचेगा और हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्यूनतम आय गारंटी योजना पर राठौड़ ने कटाक्ष किया।
कहा कि हड़बड़ी में ये योजना घोषित की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि योजना के लिए राशि की व्यवस्था कैसे होगी। एकदम हड़बड़ाहट में किसी ने कहा होगा और कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब 6,000 रुपए देने का वादा कर दिया और उसमें से 2,000 तो दे भी दिए, तो आप तो कुछ बोल दीजिए। उन्होंने बोला इसको 12 गुना कर दीजिए और बोल दीजिए, सरकार तो आनी नहीं है। अब उन्होंने किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये पैसा आएगा कहाँ से। राज्यवर्धन सिंह ने प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथ लिया। कहा कि प्रदेश के 30 लाख किसानों का लाभ प्रदेश की सरकार ने रोक रखा है। इन किसानों के आवेदन रोकने के कारण किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपए उन्हें नहीं मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 6,000 रुपए देने की घोषणा करी, राजस्थान के 30 लाख किसानों ने आवेदन पत्र दिए। वो आवेदन पत्र इन्होंने यहीं जयपुर में रोक लिए कि दिल्ली तक ये ना पहुंचे। आप सोचो ये कितने अपमान की बात है और कितना नुकसान ये किसानों को कर रहे हैं। बहरहाल राज्यवर्धन सिंह चुनावी मैदान में अपनी जीत के लिए निशाना साध रहे हैं और इसके लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। दरअसल सियासत की भी अजीब तासीर है। जहां जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो असल में होता नहीं। इसलिए राजनीति में सुनी सुनाई की खबरों का होता है बड़ा असर, बड़ी संभावनाएं। अब इसको आप अटकलें कहिए या कयास कहिए, इसे आप जो भी कहिए, ये सुनी सुनाई राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको भी हम सुनाते हैं सुनी सुनाई मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव की जुबानी। नमस्कार। खबरों के पीछे की खबर, थोड़ी गॉसिप और थोड़ी खुसर फुसर, यही है सुनी सुनाई का सफर। दरअसल भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने आज अपने नॉमिनेशन के दौरान ये तो जता दिया कि वाकई वे कमाल के मैनेजर हैं। सुनते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना प्रमुख अपने दल के अलावा किसी प्रत्याशी के नामांकन में गए हों, और न केवल गए बल्कि खूब कसीदे भी पढ़े, अमित शाह की खूब तारीफ भी हुई और यहां तक कह दिया कि अब लोगों के पेट में दर्द हो तो उसका इलाज जनता के पास है, और यह भी कह दिया कि 5 साल में जो मनमुटाव था वो दूर हो गया है। अब दरअसल खुसर फुसर इस बात की हो रही है कि आखिर अमित शाह ने ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई है जिसके चलते उद्धव ठाकरे की न केवल भाषा बदल गई है बल्कि पूरी तरह से वो मोदी की बात भी करते नजर आ रहे हैं। सुनते हैं कि भाजपा में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, खास तौर पर केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व में कहीं ना कहीं अभी भी खींचतान है, जैसा कि विधानसभा चुनाव के पहले देखने को मिल रहा था। दरअसल कहा यह जा रहा है कि राज्य की मुखिया रही नेत्री जिनका राजस्थान में अच्छा प्रभुत्व है, उनको ही लोकसभा चुनाव में बाहर के राज्यों की जिम्मेदारी दे दी गई है। 1 से 10 अप्रैल के बीच महज एक दिन वे राजस्थान में हैं। ऐसे में ये गॉसिप शुरू हो गई है कि क्या वसुंधरा राजे का पार्टी राजस्थान में इस्तेमाल नहीं करना चाह रही है। हालांकि राजे के नजदीकी कैंप से ये सफाई दी जा रही है कि राजे को अन्य राज्यों में भी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि वहां भी उनका प्रभाव है। लेकिन कहते हैं ना कि सुनी सुनाई में कुछ तो बात होती है।